हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्या आप भी 2027 के एग्जाम में 100 ऑन 100 स्कोर करना चाहते हैं मैथमेटिक्स के अंदर? तो हेयर आई एम। आजकल हम देखते हैं कि सीबीएसई का पैटर्न पिछले कुछ सालों से काफ़ी चेंज हुआ है। जैसे कि हर साल पेपर का लेवल बढ़ता ही जा रहा है और सीबीएसई तो खुद कहता है कि 50% से ज़्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड हम डालेंगे। पता नहीं कितने साल पहले ये कहता था 20% कॉम्पिटेंसी, अब ये 50+ कह रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस की कहाँ से प्रैक्टिस करें? ये सब कहाँ से प्रैक्टिस होगा? जो सिली मिस्टेक हम करते हैं उनको कैसे अवॉइड करें? तो इतने सारे क्वेश्चंस बच्चों के दिमाग के अंदर आते हैं और इसी वजह से एक फोकस्ड पाथ उन्हें नहीं दिखाई देता है, या फिर वो कोई ट्यूशन टीचर के भरोसे रह जाते हैं, या फिर जो 2-3 क्वेश्चन एनसीईआरटी में होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, बस उन्हीं को लेकर बैठे रहते हैं। अब मैं आपको एक हार्श रियलिटी बताती हूँ। जो आपकी ये बुक है, इसे कुछ नहीं होगा, बिकॉज एनसीईआरटी में ना तो कोई अपडेट हुआ है और ना ही कोई अच्छे क्वालिटी के एग्जाम्पल्स आए हैं। तो अच्छे क्वालिटी के एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिस और जैसे केस स्टडीज। अब आप सोचिए, पॉलिनोमियल कितना सा चैप्टर है, इससे बड़ा तो ट्रिग्नोमेट्री लगता है क्लास 10th में। तो जो छोटा सा चैप्टर पॉलिनोमियल्स है, उससे ऐसी केस स्टडी आ जाएगी जो सबको डरा देगी। क्या पता था अपन को? तो एग्जाम के अंदर, मैथमेटिक्स के एग्जाम के अंदर स्पेशली, काम्ड माइंडसेट बहुत हेल्प करता है। काम माइंडसेट कैसे? अगर आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके गए हो बट स्टिल अगर आप काम नहीं हो, तो सिली मिस्टेक्स होंगी, क्वेश्चंस आप करना भूल जाएंगे, टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा। तो डे वन से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। दिस इज टिप नंबर 1। ठीक है? मैथमेटिक्स का पेपर, चाहे आप कोई भी स्ट्रैटेजीज के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको कोई भी तरीके के क्वेश्चंस मिल जाएं, बट एग्जामिनेशन हॉल में आपका माइंडसेट कैसा है? क्या आप काम है या नहीं है? क्या आप एंग्शियस हो रहे हैं? तो उस वजह से आपके क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, चाहे कितनी गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आप करके गए हो। ठीक है? सेकंड टिप ये होता है कि आपको ऊपर ऊपर से कोई चैप्टर नहीं पढ़ना है। सबसे पहले चैप्टर रीडिंग की, या कोई भी चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं मैथ्स में, उसकी एक ही टिप है। आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं, टोटल 12-14 चैप्टर्स हैं। उसके अंदर आपको क्या करना है, आपको हर चैप्टर का एनसीईआरटी में सेक्शन वाइज डिवीजन हो रखा है। तो आपको पहले चैप्टर उठाना है, एनसीईआरटी की थरो रीडिंग करनी है। थरो रीडिंग यानी कि जैसे मैंने भी एग्जाम दिया था, तो मेरी केस स्टडी क्यों सही हो पाई? बिकॉज मैंने एनसीईआरटी की थरो रीडिंग की थी। मुझे वो पेजेस पता थे एनसीईआरटी के जहाँ को उनको रीड करके काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर बन सकते हैं। अब हम सोचते हैं चैप्टर नंबर 1, नंबर सिस्टम। इतना इजी चैप्टर है, कौन करेगा? बस रूट टू इरेशनल प्रूव हो गया ना? नहीं। हम पिछले सालों से देख रहे हैं कि जैसे सैम्पल पेपर्स हो गए या दूसरे क्वेश्चंस हो गए, जैसे सीबीएसई ने भी रिलीज किए हैं, उसके अंदर एचसीएफ एलसीएम पर क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करें? तो वो एक अपना टियर 3 प्रैक्टिस होगा। पहले हम टियर 1 पे फोकस करते हैं। टियर 1 अगर आपको समझ आए, फिर हम टियर 2 पे चलेंगे, फिर टियर 3 पे चलेंगे। टियर 3 तक आप एग्जाम रेडी हो जाएंगे, बोर्ड रेडी। आप कमेंट करके लिख दीजिए अगर आप टियर 3 समझ चुके होंगे तो। सबसे पहला टियर, टियर 1, इसमें आपको क्या प्रैक्टिस करनी है? इसके अंदर आपको कोई सैम्पल पेपर नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है। एनसीईआरटी की रीडिंग इस तरह से करें कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए। कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, आप अपने मैथ्स के स्कूल वाले टीचर से पूछ सकते हैं, भैया से पूछ सकते हैं, दीदी से पूछ सकते हैं 11th-12th की, बिकॉज वहाँ पर वो जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा एक एडवांस लेवल पे होगा। एनसीईआरटी की रीडिंग हम स्किप कर देते हैं, हम बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं और उसे स्टॉप कर देते हैं। तो इसीलिए थोरो रीडिंग। सेकंड, जो टियर 1 का सेकंड पॉइंट है, वो ये कहता है कि आपको इलस्ट्रेशंस को प्रैक्टिस करना है। यानी जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, कहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है उसे +-2 लेकर वाई की वैल्यू भी 2 निकाली गई हैं। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है? और साथ में टियर 1 के अंदर एक और चीज़ आपके पास आती है, वो ये है कि आपको जितने भी आपके स्कूल में टेस्ट हो रहे हैं, जितने भी प्री बोर्ड्स हो रहे हैं,
प्री बोर्ड तो बहुत दूर की बात है, अभी तो हाफ ईयरलीज होंगे, जितने भी टेस्ट हैं उनको एकदम सीरियसली लेना है। वैसे तो कई स्कूल्स जो है वो इंटेंसिव प्रैक्टिस नहीं कराते हैं बोर्ड के पेपर की, बट हम देख रहे हैं काफ़ी सारी पटिशन्स फाइल हुई थी, काफ़ी सारी चीज़ें फाइल हुई थी, तो इसलिए क्या हुआ था कि द स्टूडेंट्स वर नॉट सेटिस्फाइड विद द पेपर। वाई? बिकॉज कई स्टूडेंट्स एनालिसिस नहीं करते, उस वजह से वो हर साल उन्हें मैथ्स का पेपर जो है वो एक तरीके से धोखा देकर जाता है। पेपर इतना हार्ड नहीं था, पेपर को करने का माइंडसेट चाहिए था। तो वही माइंडसेट आज मैं आपको इस वीडियो में डेवलप करने वाली हूँ। टीयर 1 की प्रैक्टिस आपको मैं बता चुकी हूँ, आपको एनसीईआरटी करनी है, आपकी मिस्टेक्स को, हर पेपर के बाद मिस्टेक्स को एनालाइज करना है। अगर आप जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का टेस्ट देकर आते हैं उसमें आप एक माइनस की गलती कर देते हैं, तो वो माइनस भी आपको क्यों नहीं दिखा, उसको भी आप देखो। वो भी एक सिली मिस्टेक है, वो आपका एक एमसीक्यू गलत करवा सकता है, वो आपकी केस स्टडी में 2 नंबर गवा सकता है जहां पर डायरेक्ट आंसर्स लिखने होते हैं। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि आपकी माइनस की भी गलती क्यों हो रही है। यही टीयर 1 के अंदर सिली मिस्टेक्स भी होती हैं। अब आप बोलेंगे हम बड़े बड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं बट छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो उसके लिए भी एक टॉपर हैक है कि आपको एक मिस्टेक नोटबुक मेंटेन करनी चाहिए, जिसके अंदर आपको लिखना चाहिए कि मैंने माइनस की गलती की, या फिर मैंने इक्वेशन को अच्छे से नहीं पढ़ा, मैंने इक्वेशन के अंदर जैसे 4y+3x लिखा हुआ था तो हमेशा स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरह मैंने 4 को x का कोफिशिएंट मान लिया। तो इस तरीके से आपकी जो है मिस्टेक्स होंगी और उसे आप पहले टेस्ट से पहले पढ़ के जाइए। उससे क्या होगा, एग्जाम में आपको उन मिस्टेक्स को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बोर्ड एग्जाम होगा आपको पहले से ही आपकी मिस्टेक्स पता होंगी, फिर वैसा ही क्वेश्चन जब दोबारा आएगा इक्वेशन का तो आप ध्यान से देखेंगे कौन सा कोफिशिएंट किधर है। ठीक है, तो ये होता है मिस्टेक एनालिसिस। अब हम चलते हैं टीयर 2 की प्रैक्टिस पर। टीयर 2 की प्रैक्टिस आपको थोड़ी गैरअप करनी होगी। इसके अंदर आपके पास, अगर किसी के पास ओल्ड एनसीईआरटी है, वेल एंड गुड, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, या फिर ओल्ड एनसीईआरटी गूगल के ऊपर भी होती है, आपको बस सर्च करना है चैप्टर का नाम ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 10th। तो मैथमेटिक्स की ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं और इसी साल आया हुआ है। एक पाइप वाला क्वेश्चन था कि इतने आवर्स में स्मॉल पाइप डायमीटर वाली भरती है, तो वो एनसीईआरटी का डिलीटेड पोर्शन में से आई है वो क्वेश्चन। तो वो भी क्वेश्चन आपको करने हैं, एनसीईआरटी ने डिलीट कर दिया तो क्या हुआ, वो बोर्ड एग्जाम में तो देती है, तो आपको वही वाली एनसीईआरटी परचेज करनी है। एकदम न्यू परचेज करके कुछ मत करो। अगर ओल्ड एनसीईआरटी कहीं अवेलेबल है सो प्रैक्टिस दोज क्वेश्चंस विच आर एलिमिनेटेड, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अब टीयर 2 में हम साथ साथ एग्जाम्पलर को भी सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। उससे आपके कॉन्सेप्ट्स रिफ्रेश होंगे। देखो, जो 2026 का पेपर था या हम 2025 के पेपर का भी ले सकते हैं कुछ पार्ट, वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड था। उसमें कोई भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे कि आपको बस सिंपल थ्योरम लिख दो या ये लिख दो वो लिख दो हो गया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। थ्योरम प्रूफ्स करने हैं, आ जाते हैं वो, दे आर जस्ट लाइक अ पासिंग मार्क्स टू यू। बट इफ यू वांट टू एस अ परफेक्ट स्कोर या आप बहुत अच्छा 95+ लाना चाहते हो तो प्लीज़ आपको वो प्रैक्टिस करने चाहिए। अब हम नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कैसे करें। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको एक चैप्टर के साथ करनी है। जैसे आपने चैप्टर 1 आज एनसीईआरटी का लगाया तो अगले दिन आप एग्जाम्पलर शुरू करेंगे। एग्जाम्पलर के अंदर काफ़ी सारा ऐसा सिलेबस है जो डिलीटेड है, वो मत कीजिए, जैसे सिस्टर्न वाला वगैरह वगैरह है ना, और जैसे परफेक्ट स्क्वायर्स बनाने का, तो वो सब आपको नहीं करने हैं। ऐसे यूट्यूब पे खूब सारे वीडियोस हैं जहां आपको मिल जाएंगे डिलीटेड पोर्शन ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैथमेटिक्स, तो आपको कैंसिल करवा देते हैं वो पार्ट। बाकी आप टीचर से भी डाउट पूछोगे, देन यू विल कम टू नो दीज आर कैंसल्ड। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के पीछे 2 पेपर आते हैं जो फुल सिलेबस पेपर होते हैं। दे आर अ मस्ट टू डू, क्योंकि उसके अंदर आपके जो कॉन्सेप्ट्स रिफ्रेश होंगे, दे आर हाई लेवल कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, वैसे पेपर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और एक और बात बताती हूँ, जो अब आप पूछेंगे कि आर डी शर्मा वगैरह का क्या है, आर डी शर्मा के पीछे भी जो इन बुक्स के पीछे होल सिलेबस के पेपर होते हैं उसमें से क्वेश्चन आते हैं, बिकॉज बहुत सारे सॉल्वर्स जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स होते हैं वो पीछे तक जाकर देखते ही नहीं हैं। ठीक है, तो ये करना है। अब टीयर 2 में आपको एक और चीज़ करनी है जो कि थोड़ा बाद में शुरू होगा जब आपका फुल सिलेबस हो जाएगा,
तब आपको सैम्पल पेपर्स लगाने हैं। किसके? सीबीएसई के लगाने हैं, बिकॉज सीबीएसई के सैम्पल पेपर्स रिपीट होते हैं एग्जामिनेशन में, या प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे? सीबीएसई की साइट पे मिलेंगे। अब आपको क्या करना है, अब आप उन्हें कैसे एक्सेस कर सकते हैं? तो ये प्रोसेस है, आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। अब टीयर 2 के अंदर हम एक और चीज करेंगे, हम अपनी उन मिस्टेक्स को एनालाइज करेंगे जो सिली नहीं है, जो सिला है, यानी कि जो बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हमने की हैं, जैसे कोई कैलकुलेशन एरर, ये सिली मिस्टेक हो गई। बट लेकिन कोई क्वेश्चन को इंटरप्रेट ना कर पाना, किस वजह से उस क्वेश्चन को इंटरप्रेट ना कर पाना, उसका कौन सा कॉन्सेप्ट वीक है, वो रह जाना, वो ढूंढना, वो उन मिस्टेक्स को हम एनालाइज करेंगे। दिस इज टीयर 2 मिस्टेक्स। तो हर मिस्टेक को, चाहे वो टीयर 1 की हो, टीयर 2 की हो, टीयर 3 की हो, उन्हें एनालाइज करते हुए चलेंगे। अब टीयर 3 उन बच्चों के लिए है जो बेसिक और स्टैंडर्ड अलग अलग रास्तों पे चलता है। यहाँ तक मैं आपको बता चुकी हूँ, वो बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों बच्चों को करनी है। सैम्पल पेपर्स, क्वेश्चन बैंक्स, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब बच्चों को करनी है। बट अब हम अगर टीयर 3 की बात करें तो इसमें आती है रिफ्रेशर्स आती हैं, साथ में आपकी एक्स्ट्रा बुक्स आती हैं, आपका स्कूल जो बुक लगाता है वो आती हैं, प्रैक्टिस नोटबुक्स आती हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि आप कोई क्वेश्चन बैंक से ले रहे हैं, सैम्पल पेपर से ले रहे हैं, जो दूसरी बुक्स के सैम्पल पेपर है। मैं यहाँ सीबीएसई के सैम्पल पेपर की बात नहीं करूँगी, वो आपको टीयर 2 में ही लगाने हैं। स्टैंडर्ड वालों को बेसिक वाले भी लगाने हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एक्स्ट्रा बुक्स को हमें क्या करना है। एक्स्ट्रा बुक्स को हमें बेसिक और स्टैंडर्ड के ही लेवल से देखना है। अगर आप कोई स्टैंडर्ड आपने ली हुई है तो आप स्टैंडर्ड वाले ही क्वेश्चन पेपर्स, क्वेश्चन बैंक्स लगाएंगे, ठीक है। कौन से? सीबीएसई वाले नहीं, सीबीएसई वाले आपको सारे लगाने हैं। बट अगर कोई आप एक्स्ट्रा बुक ले रहे हैं तो अब बात आती है आरडी की। काफ़ी सारे लोग कहते हैं आरडी करें या आरएस करें, तो आरडी शर्मा और आरएस अग्रवाल दोनों ही बेस्ट बुक्स हैं। अगर मेरा आप पूछना चाहें कि मैंने कौन सी बुक की थी, तो मैंने आरडी शर्मा को कंप्लीट सॉल्व किया था। मैं उसे अगस्त में लाई थी, मैंने दिसंबर तक उसे सॉल्व कर लिया था। तो मैं थोड़ा लेट लाई, तो ये मेरी मिस्टेक है। और इस फोमो में मत रहिएगा कि हमें थोड़ी सी एकदम लेटेस्ट बुक चाहिए, 1 साल भी पुरानी हो गई तो इट्स अ प्रॉब्लम। नो, अगर आपको कहीं से 1 साल पुरानी भी मिल रही है, सेम कंटेंट होता है। हमने एक दिन देखा था फ्रॉम माय फ्रेंड, she had actually I gave my exam in 2025-2026 academic year, तो उसके पास एकदम न्यू बुक थी, बट आई हैड द बुक ऑफ academic year 2024-2025 1 year previous, so the same content was available on the same page। अब उसके अंदर आपको आरडी शर्मा के अंदर भी आपको क्या करना है, आरएस के अंदर भी क्या करना है, वो मैं आपको बता देती हूँ। आरडी शर्मा के अंदर जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लिखे हुए क्वेश्चंस हैं, इफ यू आर अ स्टैंडर्ड स्टूडेंट प्लीज कर लो, बिकॉज उसमें से बहुत रेपिटेशन होता है क्वेश्चंस का। और एमसीक्यू वाली बुक है, उसको आप एक बार छोड़ भी सकते हो। अगर आपकी असर्शन रीजनिंग गलत होती है, अगर आप हर बार देखते हो बोर्ड एग्जाम में, प्री बोर्ड्स में, है ना, या फिर मतलब हाफ ईयरलीज में आपकी रीजनिंग, असर्शन रीजनिंग आपकी बहुत बेकार है, मैथ्स की आप नहीं कर पाते हो, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, तब आप एमसीक्यू के अंदर खूब सारे असर्शन रीजन है उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, दे आर वेरी हाई लेवल, ठीक है। बट मेरा जो सजेशन रहेगा, अगर आपको ट्राई कर सकते हो आप, तो आपके पास अगर आरएस अग्रवाल भी अवेलेबल है तो आप उसे थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटाइज करें आरडी शर्मा के ऊपर। आरडी शर्मा के आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चंस करने, इलस्ट्रेशंस करने, हो जाएगा। बेसिक वालों के लिए अगर मैं बोलूँ तो वो एक सैम्पल पेपर भी अगर लगा लेते हैं किसी अच्छी बुक का, या फिर अगर उन्हें पूरे हर चैप्टर की एक्सटेंसिव प्रैक्टिस चाहिए, तो आपके लिए आरएस अग्रवाल बेस्ट है। आरएस अग्रवाल एक कंप्लीट बुक है, वो सबके लिए बेस्ट है। उसमें प्रीवियस ईयर केस स्टडीज़ हैं, किस तरीके से उन्हें सॉल्व किया जाता है, उनके सोल्यूशंस हैं। अगर अब टीयर 3 के अंदर क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन आया जिसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं है केस स्टडी का, आपसे वो केस स्टडी हो नहीं रही है, तो उस केस स्टडी का कॉन्सेप्ट लिखिए, वो पॉइंट्स को जॉट डाउन करना है। अब आपकी वो मिस्टेक नहीं है, वो आपको आता नहीं है, टीयर 3 के अंदर वो पॉइंट्स लिखेंगे जो आपको आते नहीं है। जैसे सेंट्रॉइड एक ट्राइंगल को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, ये आपको नहीं पता है, तो आपको ये चीज़ जॉट डाउन करनी है, ये पॉइंट्स जॉट डाउन करने हैं। और इन मिस्टेक्स को बोर्ड एग्जाम से, कोई भी एग्जाम से पहले हर रोज पढ़ना है।
उससे क्या होगा कि आप टियर 3 की मिस्टेक्स को भी वापस रिपीट नहीं करोगे। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं जिससे आप अपने एग्ज़ाम को एस कर सकते हैं। टियर 1, टियर 2, टियर 3 अगर आप तीनों कर पा रहे हैं तो आप बोर्ड रेडी कमेंट्स में लिख सकते हैं। और आज से ही आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज मैथ्स इज नॉट अ सब्जेक्ट टू फियर, राइट? मैथ्स इज समथिंग टू लव। मैथ्स में आप हर दिन एक क्रिएटिव क्वेश्चन देखेंगे, क्रिएटिव थिंकिंग उस क्वेश्चन की देखेंगे, लाइक हु मेड द क्वेश्चन। और जितने भी आप फोमो में मत रहें कि मैं ये बुक नहीं कर पाया, वो बुक नहीं कर पाया, ऐसे सैम्पल पेपर्स नहीं किए, इतना बड़ा ब्रांड है उसके सैम्पल पेपर्स नहीं किए, बिकॉज मैंने भी नहीं किए थे, बट आई ऑल्सो स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स इन मैथमेटिक्स, है ना? तो आई नेवर टोल्ड कि मैं ये नहीं कर पाई, मैं वो नहीं कर पाई। तो दिस इज समथिंग विच यू कंप्लेन एवरी डे। तो कंप्लेन से नहीं चलेगा, मैथमेटिक्स आपको सॉल्व करनी ही होगी, बिकॉज इट इज़ समथिंग अ डेली प्रैक्टिस एवरी वन शुड डू। ये आपको अदर सब्जेक्ट्स में भी हेल्प करेगा, बिकॉज इससे आपकी सिटिंग पावर भी बढ़ सकती है। और याद रखना, जो 4 AM की क्लासेस वगैरह होती है उनके लिए भी काफ़ी बच्चे एंग्शियस हो जाते हैं कि वी हैव नॉट अटेंडेड, इट्स जस्ट अ रिकैप ऑफ एवरीथिंग। अगर आपने पूरे साल नहीं पढ़ा तो वो 4 AM की क्लास आपको हेल्प कर सकती है, बट अगर आप पूरे साल पढ़ के जा रहे हो देन आई एम सॉरी, आपको वो हेल्प नहीं करेंगी, आपको पूरा साल पढ़ा हुआ ही वो काम आएगा। और पेपर के अंदर आप एंग्शियस मत होएं, कोई भी टेस्ट दें आज से ही प्रैक्टिस करें। मैथ्स का पेपर एंग्शियस का नहीं है, हमेशा सोचिए आप बोर्ड सेटिंग में ही पेपर को दे रहे हो, आपका पेपर हमेशा अच्छा होगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन, कीप स्टडिंग, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।